बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा आज का नावल है बिन देखे रास्ते। अज़ कलम सादिया मुबारक। वजीहा यार भाग। क्यों, क्या हुआ? वजीहा ने घूरते हुए पूछा। यार, पिछली गली के नुक्कड़ पर 3 लड़के फातिमा को छेड़ रहे हैं, उसने फूली हुई सांस के साथ जवाब दिया। बस ये सुनना था कि वो भाग पड़ा और मिनट भी ना लगे कि वो गली के नुक्कड़ पर पहुंच गया। हाँ तो मेरे भाइयों, किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे मोहल्ले की लड़की को छेड़े? उसने इन लड़कों को मुखातिब करते हुए कहा। अबे तू कौन है? उन लड़कों में से एक बोला। लगता है या तो इस मोहल्ले के नहीं हो या नए आए हो। वजीहा कहते हैं मुझे, उसने गुस्से में बोला। अच्छा तो तू है वजीहा? भाई, बड़ा नाम सुना था, हमें लगा कोई सूरमा होगा। एक लड़के ने बोला। हाँ, मगर ये तो वजीहा नहीं, वजीहा निकली, दूसरे ने हंसते हुए कहा। और बस अब तो इनको कोई नहीं बचा सकता था। वजीहा की रग पर उन्होंने हाथ रखा था। इस पर आज तक रख कर कोई बच कर नहीं निकल पाया था। वजीहा ने पूरी कुव्वत और अपने 2 साल के बॉक्सिंग और 1 साल के कराटे के दाव खाते हुए इन तीनों की हालत बिगाड़ दी थी। बेटा, जिसे तुम लड़की समझकर कुछ नहीं समझ रहे थे, इससे तो पूरा मोहल्ला डरता है। डरी हुई फातिमा ने आंसू साफ करते हुए कहा। चल फातिमा, तू घर चल, मैं आती हूँ, वजीहा ने फातिमा को मुखातिब करते हुए कहा। फातिमा को सारा अपने साथ ले गई। सब अपने अपने काम में लग गए। हाँ तो अब बताओ, कौन हो और कहाँ से आए हो? वजीहा ने बड़े प्यार से इन्हें मुखातिब करते हुए कहा। जी बाजी, वो हम नए आए हैं, कल ही आए हैं। ये मेरा कज़न है और ये मेरा दोस्त। इनमें से एक ने तारुफ करवाते हुए कहा। तुम लोगों ने लगता है कम मार खाई है और खाने का इरादा रखते हो क्या? वजीहा ने गुस्से में बोला। जी, लड़के ने डरते हुए बोला। जी के बच्चे, यहाँ सब मुझे वजीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वजीहा। वजीहा ने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा। जी वजीहा, हाँ बिल्कुल वजीहा, और अगर इतना दिल करे इज्जत करने का तो वजीहा भाई कह लेना। ठीक जी, ठीक, गुड। वैसे तुम लोगों ने बाज तो आना नहीं, घर पहुंच ही जाना है मेरे। तो मैं बता दूं कि चौथी गली का 5वां घर है मेरा, और 3 बजे आना। उस वक्त अम्मी घर पर ही होती हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता तुम लोगों के आने का। चलो अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और वही हुआ जो हर बार होता था। उन लड़कों की वालदा मुहतरमा 3 बजे उनके घर पर थी और अपने मासूम बच्चों के साथ किए गए जुल्म पर दुख और दर्द और गम को गुस्से का इजहार कर रही थी। ये क्या हरकत है? ये शरीफ लोगों के चौंचले होते हैं क्या? ये क्या किया है मेरे बच्चों के साथ? इतना कौन मारता है? अपनी बेटी को संभाल कर रखें। ये जो गुंडागर्दी करती फिर रही है, बड़ी भारी पड़ेगी इनको। इन लड़कों में से एक की माँ गुस्से में बोल रही थी। अरे आंटी जी, अपने बेटों को भी तो देख लो जी, जो शराफत की नैया बहाते फिर रहे हैं। ये अल्लाह की पनाह। वजीहा ने इतराते हुए बोला। देख लें अपनी बेटी को, दूसरे लड़के की माँ बोली। हाँ ना, तो कोई लिहाज नहीं है, ना कोई शर्म है इसमें। पहले लड़के की माँ बोली। देखें, बहुत हो गया, आप कब से बहुत कुछ बोल रही हैं। मैं चुप हूँ, मगर बहुत हो गया। माना कि इसने गलत हरकत की है और इसके लिए आपका गुस्सा होना बनता है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी बिला वजह ऐसा नहीं करती, वजीहा की माँ ने बोलते हुए कहा। हाँ हाँ, और दे बढ़ावा इसको, कल को कोई चांद चढ़ाएगी तब पता चलेगा। चलो बहन, इनको तो कोई फिक्र नहीं है अपनी औलाद की। ये कहते हुए
وہ ان کے گھر سے نکل گئیں۔ وجیہہ وجیہہ کیا کروں میں تمہارا؟ کب تک تم ایسی بنی رہو گی؟ میں کیا کروں تمہارا؟ اس کی ماں غصے میں بول رہی تھی۔ ماں، میری پیاری ماں، میں نے کتنی بار کہا ہے وجیہہ کہا کریں۔ وجیہہ کوئی اتنا عجیب نام ہے، پتہ نہیں کس نے رکھ دیا، اف۔ وجیہہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وجیہہ، اس کی ماں نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، اب میں چلتا ہوں، میری ٹریننگ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وجیہہ، ماں نے پھر گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، میں چلتا نہیں، میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے، اب جاؤں میں؟ ماں کی نظریں پہچانتے ہوئے اس نے بات درست کرتے ہوئے کہا، جاؤ۔ ماں نے لہجے کو دھیما کرتے ہوئے کہا۔ وجیہہ گھر سے اپنے کراٹے کی کلاسز کے لیے نکل پڑی۔ اللہ جانے کیا ہوگا میری بچی کا، ویسے سارا قصور اس کے باپ کا ہے، اتنا کوئی بگاڑ رکھا ہے اسے۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ میرا خواب ہی رہ جائے گا اسے عام انسانوں کی طرح دیکھنے کا۔ اس کے جانے کے بعد ماں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، پھر پھڈا ہوا ہے جناب کا، ہانی نے میسج کرتے ہوئے کہا۔ ارے تجھ تک خبر پہنچ بھی گئی، ویسے پتہ کیسے چلا تجھے؟ وجیہہ نے جوابی میسج کرتے ہوئے کہا۔ بس مخبر چھوڑ رکھے ہی ہیں ہم نے، پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ پھر میسج آیا۔ اچھا جی، ہاں جی، ویسے وجیہہ کیا ہوا تھا؟ ہانی نے میسج پر پوچھا۔ اس پوری دنیا میں اگر کسی کو وجیہہ وجیہہ کہنے کی اجازت تھی تو وہ ہانی تھی۔ بس ہانی سے وجیہہ کی دوستی کچھ زیادہ پرانی نہیں تھی، بس 2 ہی سال ہوئے تھے ان کی دوستی کو، مگر وقت سے کیا فرق پڑتا ہے، رشتہ مضبوط ہونے کے لیے 1 لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ان کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، بس فون پر ہی رابطہ تھا، مگر ہانی اور یہ ایک دوسرے کی پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ بس وہی پنگے یار لڑکی چھیڑ رہے تھے۔ اب عمر دیکھو ان کی، کوئی 16 سال کے ہوں گے، اور حرکتیں چیک کرو تو لگتا ہے کہ کل ہی شادی کو تیار ہیں۔ ہانی نے آگے سے ہنستی ہوئی ایموجی بھیج دی۔ اچھا یار، میں رکھتا ہوں، ابھی کوچنگ کے باہر پہنچ گیا ہوں، اس نے میسج کرتے ہوئے لکھا۔ وجیہہ، اچھا اچھا، میں رکھتی ہوں، ابھی کوچنگ کے باہر پہنچ گئی ہوں، اب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ آج کل کوئی 2 ماہ سے سب اس کی املا کو درست کروانے پر لگے ہوئے تھے، جو کہ تقریباً 80% درست ہو بھی گئی تھی، مگر وجیہہ کبھی کبھی کسی کو تنگ کرنے یا غصہ دلانے کے لیے ایسا بول جایا کرتی تھی۔ آج پھر اس کا پھڈا ہو گیا تھا، اور آج تو اپنے ہم عمر لڑکے سے بات بس ہاتھ پائی تک پہنچنے کو رہ گئی تھی، باقی سب کسر تو وجیہہ کی زبان نے پوری کر دی تھی۔ وہ تو لڑکا شریف تھا بیچارہ، نہ کوئی اور ہوتا تو ایسی کلاس لگاتا، جبکہ قصور بھی وجیہہ کا ہی تھا، مگر یہ کہاں اپنی غلطی ماننے والوں میں سے تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ اس بیچارے کی گاڑی کے آگے وجیہہ نے اپنی گاڑی پارک کر دی تھی، اور جب بعد میں نکالنے میں وجیہہ کو خود کو مسئلہ ہوا تو اس نے لڑائی شروع کر دی۔ پھر لوگوں کی مداخلت سے بات رفع دفع ہو گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور ایک دم وجیہہ کو ہانی کی کال موصول ہوئی۔ ہاں تو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہانی، بس دماغ گھوما ہوا ہے میرا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ملک صاحب کا پھر میسج آیا تھا کیا؟ ہانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ رہنے دے، اس ملک کے تو روز ہی میسج آتے ہیں، اب تو میں نے سیریس لینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور نہ ہی جان نہ پہچان، پیچھے پڑا ہوا ہے تو پڑا رہے، میرا کیا جاتا ہے، خود کا ہی وقت ضائع کر رہا ہے، مجھ پر کون سا اثر ہونا ہے؟ ایسے تو نہ کہو، مجھے کوئی اتنے پیار سے محبت کا اظہار کرتا تو میں کب کی اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتی، کیونکہ تم ہو اور میں ہوں، مجھے نہیں ہوتی کوئی محبت۔ اچھا بتا تو صحیح، ہوا کیا؟
लड़ाई हुई है। तो कोई नई बात बता, हानि ने आराम से बोला। नई बात यह है कि इस बार लड़ाई मेरी वजह से हुई है, वरना तो तुझे पता ही है कि मैं लड़ाई किसी न किसी को बचाने के लिए करती हूँ, मगर पहली बार अपने लिए कोई है। अच्छा रहने दे, जाने दे तू, मुझे मलक के बारे में बता। बाढ़ में गया मलक, मैं लगी सोने। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज वजीहा, अल्लाह हाफिज। देख इंसान की औलाद है तो सामने आ, देख फिर क्या हाल करती हूँ मैं तेरा। वजीहा ने मलक के मोहब्बत भरे ख़त के जवाब में मैसेज करते हुए कहा। वजीहा को आज 6 माह में छठा ख़त मिला था। वैसे तो मलक साहब के मैसेज से रोज़ाना ही आते थे, मगर ये अजीब बंदा था, फिर भी ख़त लिखना तो अपना आईनी हक समझता था। वजीहा को इसके मैसेजेस से कोई ख़ास मसला नहीं था, भाई इसका क्या जाता था, मगर इन ख़तों से वो तंग आ चुकी थी। हाल तो पहले ही बेहाल कर चुकी थी। आप और क्या करना चाहती हैं आप? जवाबी मैसेज आया था। कभी सोचा है क्या हाल करूँगी मैं तेरा जब तू सामने आ गया तो मेरे। वजीहा ने गुस्से में टाइपिंग करते हुए कहा। अरे सोच है आपकी, पूरा वक्त बस यही तो सोचता रहता हूँ मैं, जान से मार दूंगी मैं। है जान तो पहले ही निकल गई है आपका ख्याल आते ही। नाम तुम्हारा मलिक है और हरकतें तुम्हारी रोमियो वाली हैं। अरे मेरे इश्क को किसी से ना मिलाएं, मेरा इश्क बेमिसाल है। मुझे मिलना है तुमसे, क्या करेंगी मिलके? देखूंगी आखिर कौन माँ का लाल है जिसमें वजीहा को तंग करने की हिम्मत आ गई है। मिलूंगा जब आपके घर बारात लेकर आऊँगा, जूते ना मार मार के भगा दूँ तुझे। आपको सिर्फ मैं और मुझे सिर्फ आप ही बर्दाश्त कर सकती हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि तुम मुझे बर्दाश्त कर सकोगे? मुझे तो मेरे सगे माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते आज तक। इश्क में सब हो जाता है। ए इंटरनेट के मजनू, जानती हूँ अच्छी तरह, दिन में 10 लड़कियों से बात करता होगा तो। पहली बात, आप मेरे इश्क का मुआवजा किसी से ना करें, पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं सिर्फ आपसे बात करता हूँ और आपको ख़त लिखता हूँ और आप ही से प्यार करता हूँ। अच्छा मैंने तो नहीं देखा आज तक ऐसे बिन देखा प्यार। आपको किसने कहा है मैंने आपको नहीं देखा है? जो आप तक ख़त पहुंचा सकता है, क्या वो आपको देख नहीं सकता? बल्कि ख़त तो महीने में 1 बार भेजता हूँ, मगर आपको तो मैं रोज़ देखता हूँ। और कैसे न देखूँ, आखिर दिन कहाँ गुजरता है मेरा आपको बग़ैर देखे। मगर मैंने तो नहीं देखा, मैं कैसे कर लूँ बिन देखे प्यार? और वैसे भी प्यार जैसी चीज़ें मुझे हो ही नहीं सकती। वजीहा ने चिढ़ते हुए मैसेज टाइप किया। सब ऐसे ही कहते हैं, मैं भी ऐसे ही कहता था, मगर आपको देखते ही इश्क हो गया। उतना ही इश्क न तुम्हें मुझसे। हाँ ठीक है, फिर तुम्हें मेरी कसम है, आज के बाद मुझे मैसेज करोगे और ना ही ख़त भेजोगे। ठीक है, मैं कभी आपको मैसेज नहीं करूँगा, मगर जब मेरी याद आए तो मुझे मैसेज ज़रूर कर लेना और मुझे यकीन है तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। याद और उसकी नेवर। इसने ये कहते हुए फ़ोन बेड पर फेंक दिया। इसे पूरा यकीन था कि इस बंदे का दोबारा मैसेज ज़रूर आएगा, और जो बंदा दिन में इसे 100 से ऊपर मैसेज करता हो वो इस तरह बात थोड़ी आ जाता है। वजीहा की कराटे के मैचेस शुरू हो रहे थे। ये मैचेस पूरे 2 हफ्ते तक जारी रहने थे और मलिक से बात किए हुए पूरा हफ्ता हो चुका था और उस दिन के बाद उसका कोई मैसेज ना आया और चाहते हुए या ना चाहते हुए उसे वो याद आना शुरू हो गया था।
فون پر آنے والے ہر میسج کو وہ اسی امید سے کھولتی کہ وہی ہوگا، مگر نہ ہونے پر مایوس ہو کر موبائل رکھ دیتی۔ اب اس کے میسیجز سٹارٹ ہو رہے تھے اور اسے پوری امید تھی کہ ان دنوں میں وہ پوری طرح مصروف ہو جائے گی اور ملک کے جن میسیجز کی اسے عادت ہو گئی ہے وہ بھی اتر جائے گی۔ وجیہہ نے میچ جیتتے جیتتے فائنل تک کوالیفائی کر لیا تھا، مگر ملک کا کوئی میسج نہ آیا تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ملک ہر بات سے باخبر ہے۔ اس نے میسج نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، خط نہ لکھنے کا وعدہ کیا ہے، مگر اسے روز نہ دیکھنے کا وعدہ نہیں کیا۔ اور کیا وہ اسے روز دیکھتا ہوگا اور روز وہ اپنے ارد گرد نظریں دوڑا کر ضرور دیکھتی، مگر ناکام رہتی۔ اسے اب لگنے لگا تھا، بلکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے ملک سے محبت ہو گئی ہے، سخت محبت۔ مگر محبت بن دیکھے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے وہ کسی بن دیکھے راستے پر چل سکتی ہے؟ اسے محبت ہو گئی ہے، مگر اب اقرار بھی کر رہی تھی، اور اسے اب اس سے مل کر ملاقات کرنی تھی کسی بھی صورت میں۔ دل تو ہاتھوں سے نکل ہی گیا ہے، بس اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور آج 3 ہفتے اس سے بات نہ کر کے اس نے اقرار کر لیا تھا کہ اسے ملک سے محبت ہو گئی ہے۔ آج وجیہہ کا فائنل میچ تھا اور اس نے خوب تیاری بھی کر رکھی تھی۔ اس فائنل کو جیتنے کے بعد اس کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع بڑھ جائیں گے۔ میچ دیکھنے کے لیے کافی رش تھا۔ آج اس کا ہی نہیں بلکہ کئی اور کھیلوں کے بھی فائنل تھے، جس کی وجہ سے رش معمول سے زیادہ تھا۔ وجیہہ کے میچ شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا کہ اس نے شائقین میں سے کسی کو صف کے ایک بندے سے لڑتے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وجیہہ نے ان کے قریب جا کر پوچھا۔ جی، یہ کسی کی کمپلین کر رہے تھے، اسٹاف کے بندے نے جواب دیا۔ کمپلین کر رہے تھے یا لڑ رہے تھے؟ وجیہہ نے استفسار کرتے ہوئے کہا۔ جی میڈم، بندہ لڑے نہ تو اور کیا کرے، یہاں میں آیا تھا انجوائے کرنے، نہ کہ دھمکیاں سننے، بندے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دھمکیاں؟ کیسی دھمکیاں؟ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا آپ مجھے یہاں بیٹھ لینے دیں۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگا۔ اس بندے نے دور ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس جگہ کیوں بیٹھنا چاہتا تھا؟ وجیہہ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا، وہ شخص ملک تھا، اور وہ اس جگہ اس لیے بیٹھنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں سے وہ وجیہہ کو دیکھ سکتا ہے، مگر وجیہہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ فکر مت کریں، اس جگہ پر کوئی کچھ ایسا ویسا نہیں کرے گا، ویسے ہی غصے میں بول گیا ہوگا، وجیہہ نے اس شخص کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، مگر وہ سیریس تھا، اور آپ فکر مت کریں، اگر سیریس بھی تھا تو میں ہوں نا ایسی دھلائی لگاؤں گی کہ یاد کرے گا وہ۔ جی کیوں یقین نہیں ہے تو ابھی میچ میں دیکھ لینا میرے ہنر۔ وجیہہ کا میچ شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے اور اس کے دل میں عجیب احساسات جنم لے رہے تھے۔ یہ احساس ہی اسے پریشان کر رہا تھا کہ ملک وہاں موجود ہے۔ اب تو یہ میچ جیتنا اس کی ضد بن گئی تھی، کیسے ہار سکتی تھی وہ؟ آخر ملک کے سامنے اتنے دعوے کرتی آئی تھی، اتنے بھرم مارے تھے باکسنگ اور کراٹے کے، تو پھر ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجیہہ نے سارے داؤ دکھائے اور اچھے مقابلے کے بعد وہ جیت گئی، حالانکہ اس کے مد مقابل سارا تھی جو اس سے سینئر تھی اور کئی میچز جیت چکی تھی۔ جب وجیہہ کو انعام دیا جا رہا تھا اور اسے خوشی انعام سے زیادہ اس بات کی تھی کہ انعام اس کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے
ہانی کو کال کی۔ پچھلے 1 ماہ میں اس کی ہانی سے کال نہ ہوئی تھی۔ کچھ اس کی اپنی مصروفیات تھیں اور کچھ ہانی کی، مگر آج اتنی بڑی خوشی تھی، اس سے شیئر کرنا تو بنتا تھا۔ پہلی کال ہانی نے نہ اٹھائی اور دوسری بھی نہ اٹھائی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ پھر تیسری بار اس نے اٹھا لی۔ ہاں میری جان، کال کیوں نہیں اٹھائی؟ بس مصروف تھی۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ مصروفیت مجھ سے زیادہ اہم تھی کیا؟ ہانی کو سب پیار سے ہانی کہتے تھے، اصل میں اس کا نام ہانیہ تھا۔ نہیں، تجھ سے اہم کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اچھا سن، میں نے کراٹے فائنل جیت لیا ہے۔ مبارکاں جی، مبارکاں۔ اچھا کچھ اور بھی بتانا ہے تجھے؟ وجیہہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں بول، ہانی نے اطمینان سے پوچھا۔ میں ان بن دیکھے راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر ہانی خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا ہانی؟ کچھ بولو بھی۔ تم شیور ہو؟ نہ کہیں یہ کوئی جلد بازی کا فیصلہ تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں جلد بازی کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں؟ بس وہ ملک مجھے پسند ہے، اس کی باتیں، اس کا انداز پسند ہے، عادت سی ہو گئی ہے مجھے اس کی۔ پھر آگے؟ تو کال کاٹ، میں بعد میں کال کرتی ہوں، وجیہہ نے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ بولا، اور کال کاٹتے ہی کچھ سوچتے ہوئے ملک کو فون ملا لیا۔ آگے سے پہلی ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ جی جناب، آ گئی ہماری یاد، اتنا ہمیں تڑپانے کے بعد، ملک نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، میں نے تو کال اس لیے کی تھی کہ تم نے آج کیا حرکت کی ہے، وجیہہ نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ یہ کیا حرکت؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا بچے مت بنو، صاف بتاؤ کیوں دھمکایا تھا اس بیچارے کو؟ اس کو دھمکایا نہیں، اوور ہو رہا تھا۔ اچھا جی، جیسے تو تمہیں میں جانتی ہی نہیں۔ اچھا چھوڑو، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو گولی مارو۔ اچھا اپنی کون سی باتیں؟ پیار کی باتیں۔ جی پیار کی؟ ایسے کہو نا، رانجھا بننے کا موڈ ہو رہا ہے، وجیہہ نے تنک کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کسی سے مت ملایا کرو مجھے، اس نے غصے میں کہا۔ اچھا غصہ تو مت ہو۔ اوہو، میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے آپ کو، اس نے تنک کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ملنا ہے تم سے، مل کر بتاؤں گی کہ کتنی فکر ہے تمہاری۔ سیریس ہو؟ نہیں، مذاق کر رہی ہوں۔ اچھا مجھے لگا سیریس ہو۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ملک ہے، یہ تو تم نے مجھے بتا رکھا ہے نا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ ملک ہی نام ہے میرا، تمہاری قسم، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا، اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی جھوٹی قسم نہیں کھا رہا۔ اچھا تو پھر میری قسم بتاؤ کہ میں کون ہوں اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اس نے اس کی کمزوری پکڑتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر دوسری طرف خاموشی رہی اور پھر فون کٹ گیا، اور اسی وقت ایک دوسرے نمبر سے کال آئی، اور وہ نمبر جانا پہچانا تھا۔ اس نمبر کو دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ دوسری طرف ایک مردانہ آواز میں اسے مخاطب کیا گیا تھا، اور اس شخص نے جب اور بولنا شروع کیا تو وجیہہ کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ میں بول رہا ہوں ملک، اس نے وجیہہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ اس کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وجیہہ نے حیرانی کے عالم میں کہا۔ میں بول رہا ہوں ہانی ملک۔ ہانی نے اس کی حیرانی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ وجیہہ نے غصے میں بولا۔ وہی مطلب ہے میرا جو تم سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی ہو، اس نے اسی صاف لہجے میں بولا۔ وجیہہ کا دل و دماغ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔
वो कैसे मान ले कि जिससे वो लड़की समझकर 1 साल से बात कर रही है वो लड़की है ही नहीं बल्कि लड़का है। कैसे ऐसा हो सकता था? तुम ज़रूर कोई मजाक कर रहे हो ना? कह दो मजाक कर रहे हो, क्योंकि अगर ये सच है तो तुम्हारा जो हाल होने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी बुरा है। वजीहा ने अपने उसी गुस्से भरी आवाज़ में कहा। क्या हम मिल सकते हैं? मलक ने उसी साफ लहजे में बोला। अभी भी मिलने की बात कर रहे हो तो ठीक है, कल दोपहर 1 बजे कैफ़े ब्लू हाउस पहुंच जाना, बाकी बात वहीं होगी। और ये कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। पूरा दिन और फिर पूरी रात उसी बेचैनी और बेयकीनी में गुजरी। रात देर तक वो जागती रही और फिर रात देर कब उसकी आंख लग गई इसे खुद पता ना चला। अगली सुबह उसकी आंख लेट खुली, तकरीबन 12 बजे। माँ की रोबदार आवाज़ ने इसे जगाया और इस बार उसने शुक्र अदा किया, क्योंकि अगर वो इसे ना उठाती तो आज वो लेट हो जाती मलिक से मुलाकात के लिए। उसने आम से हुलिये में मुंह धोते हुए बैग उठाया और कार निकाल कर तेज़ स्पीड में कैफ़े की तरफ बढ़ गई। जब वो कैफ़े पहुंची तो उसके आने के 10 मिनट बाद ही एक शख्स उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया और जब वो इसके पास पहुंचा और उसने बोला, जी मैं, और बस वो बेचारा इतना ही बोल पाया था, क्योंकि इसे आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था। वजीहा ने इसे इतना मारा कि बेचारे को इतनी मार पर एवार्ड तो मिल ही जाना चाहिए था। इतने में वहाँ स्टाफ ने आकर वजीहा को बड़ी ही मुश्किल से रोका। जी क्या मैं कुछ बोल लूँ? उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ बोल, कुछ बोलने को है तेरे पास? भाभी, वो मलिक भाई आपको बुला रहे हैं, सामने वाले कैफ़े में इंतज़ार कर रहे हैं आपका। और ये सुनना था कि वजीहा का उतरा हुआ गुस्सा फिर चढ़ गया। वो एक गलत बंदे पर हाथ साफ कर चुकी थी। वैसे बड़ी हिम्मत और सब्र वाले हो जो किसी के हिस्से की मार खाकर भी पैगाम रसानी अंजाम दे रहे हो। वजीहा कुछ तंजिया अंदाज में कहा। अरे भाई के लिए इतनी सी मार तो खा ही सकता हूँ, उसने बड़े आराम से कहा। लगता है कि रोज़ मार खाते हो, वरना मेरी मार खा के कोई ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो। नहीं भाभी, बस वो हैं ही ऐसे, उनके लिए मार खा सकता हूँ। ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? वो भाई ने कहा था बस। अच्छा, कोई निशानी ही बता दो, ये ना हो फिर कोई गलत बंदा मार खा ले। मास्क पहना होगा उन्होंने। वजीहा कैफ़े से निकलने लगी कि पीछे से उसने मुंह में बोला, जो वजीहा के कानों ने सुन लिया था, आप इन्हें मार नहीं पाएंगी। वजीहा ने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया और कैफ़े से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। अंदर कोने की मेज़ पर एक शख्स मास्क पहने बैठा था। वजीहा ने इसके करीब पहुंचकर इसको गुस्से से घूरा। अरे घूरना बंद करो और सुकून से बैठ जाओ। जानता हूँ दिन में एक ही बार हाथ साफ करती हो तुम, इससे ज़्यादा तुम बहुत ही कोई ज़रूरी और अहम मसला हो तो जहमत उठाती हो, वरना बार बार मार कुटाई तुम्हें पसंद नहीं है। मलिक ने बड़े सुकून से बोलते हुए इसे बैठने का इशारा किया। ये बंदा कितनी अच्छी तरह इसे जानता है, इसने बैठते हुए सोचा। इस शख्स ने मास्क पहन रखा था और उसकी आंखें जानी पहचानी लग रही थी। वैसे मर्दों का पर्दा करना कब से स्टार्ट हुआ है? वजीहा ने इसे मास्क पहना देखकर कहा। अरे सीधी तरह कहो कि चेहरा देखने के लिए मरी जा रही हो, उसने मास्क उतारते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो थी, मगर बात थी रुसवाई की। वो कैसे मान लेती कि उसका चेहरा देखना चाह रही थी? अच्छा, मगर मैं तो तुम्हें देखने के लिए कब से बेताब था। देख लिया, अब बताओ ये क्या मजाक है?
اس نے غصے میں بولا، کون سا مذاق؟ یہی کہ تم ہانیہ ہو۔ ارے میں نے کب کہا کہ میں ہانیہ ہوں؟ اچھا تو تم نے ہی تو کہا تم ہانی ہو۔ ہاں وہ تو میں ہوں۔ اف، تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ میں تو سیدھی ہی بات کر رہا ہوں۔ مجھے صرف اتنا جاننا ہے، جس سے میں اتنا عرصہ بات کرتی رہی ہوں وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں جس سے تم پچھلے 1 سال سے بات کر رہی ہو، مگر میری تو ہانی سے فون پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ وہ تو میرا ہنر ہے، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ ہنر کیسا؟ اچھا بتانا، کیا کر کے دکھاتا ہوں؟ مجھے آواز بدل کر بات کرنی آتی ہے، اس نے واقعی آواز بدلتے ہوئے کہا، اور یہ آواز ہانیہ کی ہی تھی۔ تو جس آواز کی اتنا عرصہ میں تعریف کرتی رہی وہ ایک مرد کی آواز تھی؟ وجیہہ نے افسردگی سے کہا۔ اس کی اس بات پر ملک ہنس پڑا۔ مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وجیہہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وجہ تم ہو، ملک نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں؟ ہاں تم نے میرے ایک دوست کو مارا تھا تو اس نے مجھے تنگ کرنے کو کہا، مگر پہلی بار بات کرنے پر تم مجھے بہت اچھی لگی۔ پھر ہم نے ساتھ پب جی کھیلنا شروع کر دی اور ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ تو پھر ملک بن کر بات کیوں کی تم نے مجھ سے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں تم سے اظہار محبت کرنا چاہتا تھا، جو ایسے تو ممکن نہیں تھا، اور دوسری وجہ تھی تمہاری محبت کے بارے میں خیالات، اور بڑی وجہ دوسری والی تھی۔ ملک نے سکون سے بولا۔ میرے خیالات؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، کیوں بھول گئی؟ 6 ماہ پہلے تم نے جانی یعنی مجھ سے کیا کہا تھا؟ اور پھر وجیہہ کو اپنی کہی ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ میرے خیالات؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، کیوں بھول گئی؟ 6 ماہ پہلے تم نے ہانی یعنی مجھ سے کہا تھا، اور پھر وجیہہ کو اپنی کہی ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ وجیہہ، محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہانی نے اس سے سوال کیا تھا۔ محبت؟ میرے لیے محبت ایک بن دیکھا راستہ ہے، جس پر چلنے والے کو نہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ کس اور جائے گا، اور نہ ہی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ اور میں کبھی ایسے راستے پر نہ چلوں گی جس کی مجھے منزل معلوم ہی نہ ہو۔ وجیہہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ منزل کیوں نہیں ہوتا؟ منزل ہوتی ہے۔ شادی شدہ جوڑے میں تو محبت ہوتی ہے، ماں باپ اور اولاد کی بھی تو محبت ہوتی ہے، دوستوں کی بھی محبت ہوتی ہے۔ کیا یہ ساری محبتیں بنا کسی راستے کے منزل کی ہوتی ہیں؟ ہانی نے وجیہہ کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا۔ محبت؟ اس نے آہ بھر کر کہا۔ یار، یہ کیسی محبتیں ہیں جو کسی مجبوری سے جڑی ہوں؟ مجبوری کیسی؟ ہانی نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ یہ مجبوریاں ہی ہیں، رشتوں کی مجبوریاں، حسن کی مجبوریاں، وعدوں کی مجبوریاں۔ محبت میں کوئی مجبوری تو نہیں ہونی چاہیے۔ محبت ہو تو ایسی ہو کہ سب کچھ ہو اور آپ کسی ایک کو اپنے لیے چن لو، بس۔ اور چن ہی لینا محبت ہے میرے لیے، اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یار، تیری محبت بھی تیری طرح بڑی ہی ڈینجرس ہے، ہانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں مجھے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی ہی نہیں جو مجھے برداشت کر سکے۔ وجیہہ کو اپنا کہا گیا ایک ایک لفظ بخوبی یاد آ گیا تھا۔ اب خود بولو وجیہہ، ان سارے فلسفوں کے بعد میں کیسے تمہیں کہہ دیتا کہ محترمہ، آپ جس سے باتیں کر رہی ہیں وہ ایک عدد لڑکا ہے۔ تب تو ہو گئی تھی محبت آپ کو مجھ سے، تو میں نے یہ راستہ نکالا۔
मलिक ने इसे समझाने के अंदाज में कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वजीहा ने अफसोस से कहा, किस बात में गलत साबित कर दिया तुम्हें मैंने? मैं हमेशा यही कहती थी, मोहब्बत में मजबूरी नहीं होनी चाहिए, और मैंने मोहब्बत की तो मजबूर होकर ही की। मोहब्बत और मजबूरी साथ जुड़े होते हैं। हम मोहब्बत में से किसी न किसी चीज़ से मजबूर ज़रूर होते हैं कि कुछ न कुछ हमें बेबस कर देता है। तुम्हें किसने मजबूर कर दिया? उसने तजस्सुस से कहा, तुम्हारी बातों की आदत, तुम्हारे ख़तों के इंतज़ार की आदत, तुम्हारे प्यार की आदत, तुम्हें इग्नोर करने की आदत। अरे बस बस, लगता है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा इश्क में डूबी हुई हो। अब ऐसा भी नहीं है। मैंने कब कहा ऐसा? उसने इनकार करते हुए कहा। अच्छा जी, वैसे इतनी ही मोहब्बत हो ही गई थी जो कि तुमने माना तो है, नहीं तो इतनी मोहब्बत के बाद इस बेचारे अली की धौलाई क्यों की? मेरे चक्कर में इस बेचारे को पीट दिया तुमने। मोहब्बत हुई है इसका मतलब ये थोड़ी कि इतने दिन जो तुमने मुझे जलील किए रखा वो सब माफ़। लो जी, इकरार तो कर लिया तुमने मोहब्बत का, उसने शरारत से कहा। कब किया? वजीहा ने साफ इनकार करते हुए कहा। अभी तो किया। उसने भी अभी जोर देते हुए कहा। कोई नहीं किया। क्या है झूठी लड़की, लगता है मार खाने का इरादा हो रहा है तुम्हारा। तुम नहीं मार सकती मुझे, अल्लाह बार बार बचा लेता है तुम्हें अपने होने वाले मजाजी खुदा को मारने के गुनाह से। उसने उसी शरारत के अंदाज में कहा। एक मिनट ज़रा बताना कब कब बचे हो तुम? उसने तशवीश से कहा। कभी भी नहीं। उसने बात घुमाने की कोशिश की, मगर अब तो देर हो चुकी थी। वजीहा ने उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने ये आंखें पहले भी कहीं देखी थी। ये बात उसने पहले भी नोट की थी। ज़रा सच सच बताना, उस दिन जिसने मुझसे कार के पास लड़ाई की थी वो तुम ही थे ना? मास्क में सच बताना, वरना बहुत मारूंगी। हाँ, मैं ही था। बस दिल चाह रहा था भाई, सारी दुनिया तुमसे लड़ चुकी थी, कुछ हक मेरा भी तो बनता था ना। उफ, क्या चीज़ हो तुम। आशिक वो भी आपका, मस्ती से कहा। अच्छा तो आशिक जी, मैं आपकी आशिकी पर किस तरह यकीन कर लूँ? आशिकी पर यकीन दिलाया नहीं जाता, ना ही दिलाया जा सकता है। फिर भी मैंने आपके घर अपनी वालदा माजिदा को भेज दिया है रिश्ते की बात करने के लिए। अभी आपके घर पर ही होंगी वो। मलिक ने सुकून भरे लहजे में कहा। तुम बहुत अजीब हो, अपनी ही हरकत से मुझे हैरान कर देते हो। आप भी तो हर जगह हैरान करती आई हैं मुझे। वैसे आपको किस नाम से बुलाते हैं घर वाले? मलिक ही कहते हैं। वो तो ज़ात नहीं होती। होती तो है, मगर सब यही कहते हैं। हानि तो दोस्त यार कहते हैं। मैं क्या कहा करूं तुम्हें? जान से ना मार दूं तुम्हें? वजीहा और मलिक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। वजीहा और मलिक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। वैसे तुम मास्क शो लगाते हो या सिर्फ मेरे लिए स्पेशल था? क्योंकि पहली बार भी तुमने मास्क लगाया हुआ था और आज भी। वजीहा ने इश्तियाक से पूछा। पहली मर्तबा तो इसलिए कि कहीं तुम मेरी शक्ल न देख लो, और आज इसलिए कि कहीं मुझे देखकर तुम मर ही ना जाओ। हाँ, वैसे शक्ल तो तुम्हारी ऐसी ही है कि बंदा डर कर मर जाए। वो तो मेरा दिल बड़ा था जो मैं बच गई। वजीहा ने इसे तुनक करते हुए कहा। बड़ा दिल वैसे बीमारी है, और मैं अपने हुस्न पर मरने की बात कर रहा हूँ। अल्लाह झूठ न बुलवाए, ऐसी शक्लों पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा बनो मत, गाड़ी आ गई है तुम्हारी, चलो निकलो अब। हाँ, जा रही हूँ। वजीहा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। बेटा, कहाँ से आ रही हो? वजीहा की अम्मी ने इसे प्यार से पूछा।
कहीं से नहीं, बस कोई काम था। अच्छा, वो तुम्हारा एक रिश्ता आया है, पता है? उसके मुंह से एकदम निकला। तुम्हें कैसे पता? वो आप तभी इतने प्यार से मुखातिब करती हैं मुझे जब मेरा एक अदद रिश्ता आता है। अच्छा, ज़्यादा बातें मत बनाओ, उन्होंने इसे झड़कते हुए कहा। देखा देखा, जिस घर भी मैंने जाना है ना, मुझे लगना है कि मैं जन्नत पहुंच गई हूँ। जितनी इज्जत आप मेरी करती हैं कोई नौकरों की भी नहीं करता। अच्छा, ज़्यादा बनो मत। वैसे कैसा रिश्ता है? कौन लोग हैं? रिश्ता तो अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, बस इंक्वायरी कर लें फिर हाँ कर देंगे। ठीक है। वैसे भी बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा रिश्ता आता है तुम्हारा। अब ऐसे तो ना कहें आप, मासूमियत से कहा। हरकतें जो हैं तुम्हारी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो। वजीहा भाई के नाम से अब वजीह भाई के लिए लड़कियों के रिश्ते आ सकते हैं, लड़कों के तो नहीं। माँ ने मजाक करते हुए कहा। बस आप न बख्शना मुझे, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ठीक है, वैसे तुम्हारी तरफ से हाँ है ना? नाम क्या है लड़के का? कोई अजीब सा नाम है। हाँ, हानी, हानी नाम है। अच्छा नाम है। हाँ है ना? हाँ 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 है। वजीहा की मंगनी हो गई थी और 1 माह बाद शादी तय हो चुकी थी। आज ये दोनों शादी की शॉपिंग करने आए हुए थे। मलक, मेरे कपड़े सारे तुम ही डिसाइड कर लो। मैंने सारी ज़िंदगी ट्रैक सूट में ही गुजारी है, मुझे इन कपड़ों की कोई समझ नहीं है। हाँ, मैंने तो पूरी ज़िंदगी लहंगे और फिराक में गुजारी है ना। अच्छा, फ़ोन पे तो बड़ा बनता था कि उस सूट का ये रंग, वो रंग। वो तो मेरा दोस्त फैशन डिज़ाइनर है ना। अच्छा, तो उसी के पास चलते हैं। नहीं, उसके पास नहीं जाना। क्यों? बस नहीं जाना। अब तो उधर ही जाना है। लड़ोगी तो नहीं बाद में? नहीं लड़ती, वादा। अच्छा चलो। 15 मिनट में वो उस बुटीक पर पहुंच गए। हैदर कहाँ है? हानी ने स्टाफ मेंबर से कहा। जी, ज़रा वो किसी काम से गए हुए हैं, आने वाले होंगे। हाँ जी, मेरा यार आया है, हैदर ने पीछे से आते हुए कहा। हाँ, किधर था तू? बस इधर ही। इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ, हैदर ने स्टाफ में से किसी को कहते हुए कहा। हाँ, कैसे आना हुआ यहाँ? हैदर ने सवालिया नज़रों से साथ लड़की को देखा और पहली ही नज़र में इसको पहचान लिया। शादी है मेरी 1 माह बाद, इसी के लिए वेडिंग ड्रेस लेने के लिए ऑर्डर देने आए हैं। इससे शादी कर रहे हो? मुझे तो लगा था कोई अच्छी सी लड़की से शादी करोगे, मगर यार, उफ, इतनी बुरी पसंद है तुम्हारी, हैदर ने तंज करते हुए कहा। हैदर, तमीज़ से बात करो। क्यों, तुम्हारी इस माशूका को तमीज़ आती है जो मैं तमीज़ से बात करूं? आखिर आपको मसला क्या है? काफ़ी इंसल्ट कर रहे हैं। हम वैसे भी इतने आराम से बात नहीं करती, मगर आप हानि के दोस्त हैं इसीलिए लिहाज कर रही हूँ। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपको भी, आपके लिहाज को भी। ज़बान संभाल के बात करो, अभी तेरी हालत बिगाड़ दूंगी। वजीहा ने एकदम से आप से तुप पे जंप करते हुए कहा। वजीहा, चलो यहाँ से, हम चलते हैं। हानि ने इसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा। तुम यहाँ बैठो, मैं जा रही हूँ। अपनी होने वाली बीवी की इज्जत तो करवाई नहीं जाती, और क्या करना है तुमने? यहाँ बैठो और अपने उस यार से गप्पे लगाओ, मेरी वजह से क्यों डिस्टर्ब हो? वजीहा ने बुटीक से बाहर निकलते हुए कहा। वजीहा, वजीहा। हानि ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बाहर निकल गई। यार हैदर, क्यों किया तूने ऐसे? अब सब कुछ मुझे भुगतना पड़ेगा। हिसाब क्लियर किया था मैंने, तेरे हिसाब की ऐसी की तैसी। अब इसे मैं ही संभालता फिरूंगा। अगले दिन वजीहा को मनाने के लिए वो इसे खाने पे ले गया। वैसे अभी भी मैं मानी नहीं हूँ। खाना खाने के बाद वजीहा ने हानि को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, इसीलिए मैंने किसी को बुलाया है। कौन? वजीहा ने हैरानी से कहा। लो, वो आ गए।
हानि ने सामने से आते दो लड़कों को देखकर कहा। वजीहा की नज़र इन पर पड़ी। इनमें से एक तो हैदर था और दूसरा भी जाना पहचाना था, मगर याद नहीं आ रहा था कि इसे देखा कहाँ है उसने। हाँ, ये तो है हैदर, जिनसे तुम्हारी मुलाकात कल हुई थी, और ये है हैदर का छोटा भाई उस्मान, और ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हानि ने इनका तारुफ करवाते हुए कहा। इस तारुफ की वजह जान सकती हूँ? हाँ, मैं बताता हूँ, उस्मान ने वजीहा की बात का जवाब देते हुए कहा। बोलिए। मैं वो हूँ जिसे आपने बुरी तरह से मारा था 1 साल पहले, और उसकी वजह से मुझे अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ी थी। याद तो आ ही गया होगा, वरना और बताता हूँ। चलें, मैं जिसके बारे में आपको बोला गया था कि मैं अरहम को तंग करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, और तो और इससे ज्यादती करने की कोशिश भी की है। अभी भी याद आया कि नहीं? आ गया है याद। तो इसलिए हैदर ने कल मुझसे इस तरह बात की थी। लोग भी अजीब होते हैं, अपने गलत हों तब भी उन्हीं का साथ देते हैं, बजाय अपने भाई को संभालने के मुझे बुरा भला कह रहे थे। वजीहा ने हकारत भरे लहजे में कहा। मैडम, अगर मेरा भाई गलत होता तो मैं खुद इसको सजा देता, मगर वो गलत नहीं था। अपना तो सही ही लगता है, वजीहा ने उसी लहजे में बोला। वो मेरी बीवी है मैडम, निकाह हुआ है मेरा उससे, मगर इसको मैं पसंद नहीं हूँ। मुझसे अमीर लड़का जो मिल गया है उसे। इस बार उस्मान ने गुस्से में बोला था। झूठ बोल रहे हो, वजीहा ने शौक लहजे में कहा। सच बोल रहा हूँ, केस भी चल रहा है अदालत में, निकाहनामा भी है मेरे पास। मगर वो लड़की तो कह रही थी। भाभी, हर बार लड़की सही नहीं होती, हर बार मर्द बुरा नहीं होता। आपकी गलती सिर्फ इतनी है, आप हर लड़की की मदद करने पहुंच जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। आपको चाहिए था आप दोनों की तरफ से बात सुना करें, सीधा मार कुटाई पे ना पहुंच जाया करें। और आज इतने अरसे बाद इसे वो एक बात समझ आ गई थी जो उसकी माँ सालों से समझाने की कोशिश करती आई थी कि बातचीत से मामला सुलझाना सीखो। आई एम सॉरी, हैदर ने वजीहा से कहा। कोई बात नहीं, आपका गुस्सा करना बनता है, वजीहा ने पुरसुकून अंदाज में कहा। वजीहा और मलिक गाड़ी में वापस आ रहे थे। आज के बाद मैं कभी इस तरह की हरकत नहीं करूँगी। क्या नहीं करूँगी? मलिक ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। यही जो बेचारों के साथ किया। आज के बाद किसी को इतना यूं नहीं मारूंगी, हरगिज़ नहीं, मलिक ने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। मजाक उड़ा रहे हो ना? वजीहा ने तशवीशनाक नज़रों से देखते हुए कहा। अरे, तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ? तो फिर, वजीहा ने घूरते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। बदलने की कोशिश करोगी तो अपना आप कहीं खो दोगी, और मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। और अगर किसी के साथ ज्यादती हो गई तो मारना दबा के, मगर मारना सब कुछ जान के। अगर बाखबर रहोगी तो किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। मलिक ने इसे समझाते हुए कहा। अच्छा जी, मेरी इतनी पर्सनैलिटी की फिक्र थी। तुम्हें तो बार बार मेरे बोलने का अंदाज क्यों दुरुस्त करवाते थे? वजीहा ने जवाब तंजिया सवाल में किया। तंज कर रही हो मुझ पे? नहीं नहीं, मेरी ये मजाक कि आप पर, मतलब आप पर तंज करूं। हाँ हाँ, इतना तुम्हें मेरा ख्याल। और रही बात करने के अंदाज की, ऐसी चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए जो शर्मिंदगी का बायस बने। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था? तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे इर्द गिर्द लोगों के लिए। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारी कोई दोस्त नहीं बनती। उसकी बड़ी वजह यही था कि तुम्हारा बात करने का अंदाज। अच्छा, बस हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। हाँ जी, आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो हाजिर जवाब तो होना हो, वरना तुम तो मुझे कच्चा चबा जाओ।
अल्लाह अल्लाह, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ क्या? जी बिल्कुल, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूँ। मैं शादी के बाद कराटे नहीं छोड़ूंगी, उसने मलिक की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो इजाज़त नहीं दूंगा। मलिक ने उसी अंदाज में वजीहा की आंखों में देखते हुए कहा। मलिक, वजीहा ने गुस्से में कहा। अरे मजाक कर रहा था, मेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हें रोकूं, मार खानी है क्या मैंने? अच्छा वजीहा, तुमने तो ज़्यादा बॉक्सिंग नहीं की हुई, तो फिर तुम्हें कराटे ज़्यादा क्यों पसंद है? तुम्हें किसने कहा? मैंने पूरी ज़िंदगी कराटे खेलते गुजारी, 9 साल की उम्र से खेल रही हूँ कराटे। वो तो 3 साल पहले मेरी अम्मा साहब ने कसम दे दी थी मुझे कि मैं प्रोफेशनली कराटे नहीं खेलूं, तो मैं भी उनकी ही औलाद हूँ। मैंने बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दी और फिर तंग आकर वो 2 साल बाद अम्मी ने इजाज़त दे दी। वैसे भी 1 साल में किसके कराटे इतने अच्छे हो जाते हैं? वजीहा ने रुदात सुनाते हुए कहा। वही तो मैं कहूँ, तुम्हारे कराटे इतने अच्छे कैसे हैं? मलिक ने समझने के अंदाज में कहा। जी बिल्कुल, वजीहा ने सही करते हुए कहा। आज वजीहा की शादी थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहन रखा था। वो आज बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे तो हर दुल्हन ही अपनी शादी पर प्यारी ही लगती है, मगर वजीहा के खूबसूरत लगने की एक वजह ये भी थी कि ज़िंदगी में पहली बार वो तैयार हो रही थी। इसे भारी कपड़ों और मेकअप से सख्त नफरत थी। आज भी मेकअप आर्टिस्ट को वो बार बार यही कह रही थी कि प्लीज़ थोड़ा लाइट कर दे, थोड़ा लाइट, मगर मेकअप आर्टिस्ट ने तो ड्रेस के हिसाब से ही मेकअप करना था। ये तो आज वजीहा की शादी थी और दूसरा उसकी माँ सर पर खड़ी थी, वरना बेचारे मेकअप आर्टिस्ट को एक हाथ तो लग ही जाना था। वजीहा का निकाह हो गया और वो वजीहा से वजीह मलिक बन गई। वैसे मेरा नाम बदल रहा है तो असूलन तुम्हारा भी बदलना चाहिए। वजीहा ने गाड़ी में साथ बैठते हुए मलिक को कहा। अच्छा, तो क्या नाम होना चाहिए था मेरा? मलिक ने सवालिया पूछा। हाँ, मलिक वजीह। मेरा नाम हानी है। चलो हानी वजीह कर लेते हैं, जैसा हुक्म आपका, मगर आप हमें जान ही कहना। जान से न मार दूँ? जान, वजीहा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, जान तो निकल गई हमारी। बस बस, आप ज़्यादा रांझा ना बनो। वजीहा, कितनी बार मना किया है तुम्हें? मलिक ने गुस्से में कहा। आखिर मसला क्या है? इन सब की मोहब्बतें सच्ची ही थी तो फिर होंगी सच्ची, मगर इन्हें मिली तो नहीं, और मैं अपनी मोहब्बत को पाने का ख्वाहिशमंद हूँ, मलिक ने सादा लहजे में कहा था। शाहजहाँ की तो फिर नहीं, मुमताज़ मर गई थी। तुम बस जान कह दिया करो। अच्छा जान। हाय, बस निकल ही गई जान। मलिक ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। अब बस ड्रामे बंद करो, वरना इधर से आएगी। वजीह ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। शर्म तो ना आएगी? मलिक ने वजीह के अंदाज में कहा। मलिक और वजीहा हनीमून के लिए आए हुए थे और ये वजीहा की ही ख्वाहिश थी कि वो नॉर्दर्न एरियाज चलेंगे। उसका कहना था कि पहले पूरा पाकिस्तान तो देख लें, फिर बाहर भी घूम फिर आएंगे। वजीहा और मलिक मरी की सड़क पर वॉक कर रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई। बड़ा नाइट पीस है यार। ये अल्फाज एक लड़के ने अपने साथी लड़कों को बोलते हुए कहा था और ये अल्फाज वजीहा के लिए बोले गए थे। मारे गए बेचारे, मलिक ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। इन्हें आप कहेंगे या मैं कहूँ? वजीहा ने गुस्से से देखते हुए कहा। जान, ये काम तो आपके डिपार्टमेंट का है ना? मलिक ने तुनक करते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह, क्या बताऊंगी मैं अपने पोते पोतियों को कि इनके दादा में औरत की रूह थी और इनकी दादी में मर्द की। मलिक ने वजीहा की बात का जवाब देते हुए कहा। अच्छा, मैं जाता हूँ, वरना पूरी ज़िंदगी ताने देने में ही गुजार देनी है।
ملک نے ان لڑکوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ارے رکو، میں بھی آتی ہوں، مجھے کہاں چین ملنا ہے یہاں۔ وجیہہ نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، اور پھر مری کی سڑک پر لگا تماشا سب نے دیکھا۔ آج کے بعد یقیناً وہ کسی کو چھیڑنے کی غلطی تو نہ کریں گے۔